सेंसेक्स निफ्टी तो भी हरे निशान में ही है। ये आपके लिए अच्छी खबर है कि 30 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। जब अमेरिका माफ़ कीजिए इंग्लैंड के अंदर बड़े धमाके हुए, नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया था कल भी बड़ा मूव नहीं था। लेकिन आज आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दें कि जो शेयर्स चल चुके हैं क्या और चलने वाले हैं, ये बड़ा सवाल होगा। स्पेशली ITC जो कल 6% ऊपर था, मैरिको जो कल 2.5% ऊपर था, डाबर जो कल चल रहा था, ब्रिटानिया जो कल चल रहा था, कल FMCG में अच्छी बढ़त थी। ये राजेश, ये ITC आज और भी चलेगा क्या? वैसे चार्ट और डाटा देख के लग रहा है चलना चाहिए, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग का शिकार तो नहीं होने वाला। अगर ये चलना है तो मैं आज बाय करूंगा, अगर ये नहीं चलना और रुकना है तो मैं बाय नहीं करूंगा। नहीं लगता है डिम्पी। और अगर आप देखो तो इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए आज ITC को चलना ही होगा, क्योंकि बाकी कोई चल नहीं रहे यार। SBI ऊपर से बुल ट्रैप हुआ है, 313 310 पे लोग अटके पड़े हैं, तो आज SBI में सेलिंग है। बैंकिंग में प्रेशर है, तो चलेगा कौन? तो हिंदुस्तान लीवर और ITC, इन दोनों ये जो बड़े भाई है, इनको आज का काम करना पड़ेगा। तो अगर ITC को चलना है तो 297 98 का एक स्टॉप लॉस है। डिप में मिले तो ज़्यादा बेहतर है। जनरली होता क्या है कि 52 वीक हाई के आसपास आता है तो छोटा मोटा 2-3 रुपये का तो डिप सुबह में मिल ही जाता है। तो अगर वो मिलता है, यानी 300 के आसपास मिलता है, तो 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस रख के अगर काम करे इंट्राडे के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि ये और चलेगा। और रफली है मुझे लगता है 308 310 का इंट्राडे में टारगेट आना चाहिए। अच्छा ठीक है राजेश, इसी तरह पे ना एक और शेयर भी आप देखिए, वह है मदरसन सुमी। कल ये भी अच्छा चल रहा था, 2.5% ऊपर बंद हुआ था। इसके पास भी कोई बेस है क्या आज? नहीं, मदरसन सुमी में मैं बुलिश नहीं हूँ। और इनफैक्ट कल अगर आप देखो तो इसमें ये चला भी, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग आया है। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर आने के बाद इट क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है अपर साइड से, और अपसाइड लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज मदरसन सुमी में प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। और इनफैक्ट 433 के आसपास का इसका करंट मार्केट प्राइस है। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ये 408 410 का इसका जो सपोर्ट है एक बार के लिए रिटेस्ट करे। जी, लेकिन इसके अलावा 2 शेयर्स फटाफट से अविनाश आप ही कमेंट्स चाहिए। यहाँ पर शायद अर्निंग्स का इम्पैक्ट आज के सेशन में दिख सकता है। इनफैक्ट हमने शो की शुरुआत में बात भी की थी। एक तो KCP लिमिटेड और एक मुंजाल ऑटो। KCP लिमिटेड में तो टर्न अराउंड हुआ है, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, और मुंजाल ऑटो की भी प्रॉफिटेबिलिटी डिसेंट रही है। 6 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 9 करोड़ रहा है। इन दोनों ही शेयर्स पर क्या करेंगे आज आप? पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट मैं समझता हूँ KCP में डेफिनेटली आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स आ गए हैं वो पॉजिटिवली मार्केट्स को सरप्राइज हुआ है। मेरे ख्याल से मुंजाल ऑटो में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ का प्रॉफिट का बढ़ा है। मेरे ख्याल से बहुत EBITDA मार्जिन्स पे और नेट मार्जिन्स पे इम्प्रूवमेंट आया है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों शेयर में अगर चुनना है तो KCP शुड डू बेटर, बट डेफिनेटली मुंजाल ऑटो भी हीरो ग्रुप कंपनी है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा रुझान आज मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, VST टीलर्स में ना एक खबर ये है कि उन्होंने 2 नए ट्रैक्टर्स लॉन्च किए हैं। वैसे भी मानसून के अंदर जब इस तरह की कुछ खबरें आती है तो शेयर थोड़ा तेज़ भी हो जाता है, थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये शेयर चल सकता है आज। इस पे आपका मयूरेश, आपके रिकमेंडेशन चाहिए मानसून के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल हमने राहुल से भी बात की थी, निर्मल बांग से हैं, वो कह रहे थे कि ट्रैक्टर डिवीज़न ठीक लगता है उनको। आपका यही मानना है कि अगर मानसून प्ले करना हो तो हमको ट्रैक्टर या ऑटो से एग्री एंसिलरी से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं वहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन ले लें अभी भी? बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आई थिंक मानसून एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है कंपनीज के लिए, एंड द स्टॉक्स रिएक्ट अकॉर्डिंगली। VST टिलर्स आई थिंक द ओनली इशू इज कि जितने इन्होंने केपेक्स किया है बोथ टिलर और ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए, वहाँ पे उनकी यूटिलाइजेशन लेवल्स इतनी हाई नहीं है, इसलिए फिक्स कॉस्ट अब्जॉर्प्शन नहीं होता और नंबर्स थोड़े से वीक थे। बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से आई थिंक एज यूटिलाइजेशन लेवल्स पिकअप और रियलाइजेशन इंप्रूव होते हैं, ये स्टॉक बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है। सो आई रिमेन पॉजिटिव ऑन दैट काउंटर। इन दैट सिमिलर ब्रेथ मेरे को लगता है जो पंप मेकर्स हैं या पंप मैन्युफैक्चरर्स, शक्ति पंप्स के बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। KSB पंप्स अगर डिक्लाइन पे मिलता है तो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट कैन बी अ गुड वैल्यू प्ले बिकॉज ऑफ द टर्नओवर इन द वैल्व सेगमेंट। जी, तो पंप स्टॉक्स इनको अच्छे लग रहे हैं। शक्ति पंप्स का जिक्र किया और हमने इनफैक्ट कल अंतिमबाजी में बात की भी थी। अच्छा खासे गेंस के साथ कल के सेशन में भी ये स्टॉक बंद हुआ था, इनफैक्ट 18% बढ़ा भी था। कल एक और स्टॉक था जो चल रहा था, वो था टाइटन का। और इनफैक्ट कल हम बात कर भी रहे थे कि जो वर्ल्ड की टॉप लग्जरी 50 लग्जरी कंपनीज हैं उसमें PC ज्वेलर्स, गीतांजलि जेम्स
और टाइटन ने अपनी जगह बनाई है। और इस सेक्टर के लिए भी नियर टर्म में जो एक हैंगओवर बना हुआ है वो है जीएसटी रेट्स का, क्योंकि एक यही पॉकेट बची है जहां पर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक क्लैरिटी कल रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अय्यर ने जी बिजनेस को दी, जिसमें उन्होंने कहा कि गोल्ड पर कितना टैक्स लगेगा इस पर फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी, लेकिन उन्होंने यह भरोसा दिया कि गोल्ड पर जीएसटी रेट ज्यादा नहीं रखा जाएगा। गोल्ड पर 3 जून को जीएसटी रेट तय होगा। क्या कहा उन्होंने इस मसले पर, सुन लेते हैं। गोल्ड का जहाँ तक सवाल है, वो गोल्ड ज्वेलरी का सवाल है, वो रेट अभी तय करना बाकी है। अब वो क्या रेट होगा उसके बारे में मैं कोई स्पेकुलेशन अभी नहीं कर सकता कि गोल्ड में ज़्यादा रेट रखने से भी थोड़ा सा इवेजन का चांस रहता है। तो ये सब मसलों के ऊपर 3 जून को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें ये सब मसले के ऊपर चर्चा होगी और फिर इसके बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। इसी तरह से आज ऑटो में ना टाटा मोटर्स के भी नंबर्स आने बाकी हैं और टाटा मोटर्स का डीवीआर सेंसेक्स का 31वां शेयर भी बन गया है। खैर ये तो ऑटो पे न्यूज़ फ्लो है, लेकिन जीएसटी को लेकर भी थोड़ा सस्पेंस है। ऑटो सेक्टर के लिए जीएसटी रेट ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, ये हंसमुख अय्यर ने कहा। जिस कमोडिटी पर पहले से ही जितना टैक्स था अभी उतना ही है, बल्कि लोगों को टैक्स पर टैक्स देने से राहत भी मिल जाएगी। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मुद्दे पर भी क्या कहा। सब आइटम के ऊपर जो टैक्स का बर्डन है उतना ही बर्डन हमने चालू रखा है। हमने 1 भी % का इसमें बढ़ावा या इजाफा नहीं किया है। इसलिए वो बात समझ लीजिए कि अभी कार पे या एसयूवी पे या ट्रक पे या ऑटोमोबाइल पे अभी का जो टैक्स इंसिडेंस है उतने आसपास ही हमने उसका रेट रखा है। इसलिए उसमें हमने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। इन फैक्ट जितनी भी कमोडिटी का रेट हमने डिसाइड किया है वो सब का सिद्धांत वही है कि अभी जितना टैक्स लग रहा है उतने आसपास ही रहे। उसके बावजूद ओवरऑल टैक्स इंसिडेंस कम इसलिए होगा कि पहले हम जो टैक्स रेट लगाते थे वो मान लो 12.5% एक्साइज ड्यूटी और 14.5% वैट और उसके अलावा 2% जीएसटी था। तो कुल मिला के 28% से ज़्यादा ही बोझ आ रहा था ये सब आइटम पे। लेकिन अब सीएसटी चला गया, उसका बर्डन कम हो गया। दूसरा कि जो कास्केडिंग होता था कि हम एक्साइज ड्यूटी लेते थे, माल 100 रुपये का है उसके ऊपर 12.5% एक्साइज ड्यूटी और वो 112 के ऊपर 14% वेट लगा रहे थे, तो वो भी ख़त्म हो गया। हम टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं ले रहे, तो वो कास्केडिंग ख़त्म होने से भी कुल मिला के हर कमोडिटी के ऊपर टैक्स का बोझ कम हुआ है। सो ये नहीं मानना चाहिए कि ये कार को हमने लग्जरी सेगमेंट में अभी रखा है। कार के ऊपर आज भी 31% का बोझ है, हमने उसको 28% के स्लैब में रखा है। और ऑटोज में हमने देखा भी है कि जो अलग अलग सेगमेंट्स पर जीएसटी रेट तय किए भी गए हैं, बारिंग स्मॉल कार्स, एग्जिस्टिंग रेट्स और करंट जीएसटी रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इनफैक्ट हमने बातचीत की भी थी कुछ एक ऑटो जाइंट से भी। टाटा मोटर्स पर नजर रखिए क्योंकि नंबर्स आ जाने। एक मारुति पर भी नजर रखिए क्योंकि ये स्टॉक शायद इन लेवल से और एक्सपेंसिव होने वाला है और ऐसा मानना है सीएलएसए का। ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट जान लेते हैं। संदीप मौजूद है। संदीप, पहले ये सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है मारुति पर वो बताइए। शुक्रिया दीपाली। देखिए सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया है। मुझे याद है जब इसके नंबर्स आए थे उस समय उन्होंने 7600 रुपये का टारगेट प्राइस दिया था और इनफैक्ट अब अगर आप देखें तो 500 रुपये का और इजाफा किया है। 8000 के पार भी स्टॉक निकल जाएगा ऐसा सीएलएसए का मानना है। जो टारगेट्स अब दिए जा रहे हैं वो 8100 के आसपास के दिए जा रहे हैं। उनका मानना है कि FY18 में भी हालांकि कुछ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स रहेंगी लेकिन तब भी करीब 13% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद वो लगा के बैठे हैं, जिस वजह से उनका मानना है कि ये साल भी अगर देखें मारुति के लिए काफ़ी अच्छा होगा और अब जो टारगेट्स हैं वो 8100 रुपये के आसपास के दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, इससे कल नंबर्स आए थे और नंबर्स आने के बाद 10-11% ये शेयर टूटा था और ब्रोकिंग हाउसेज इसके ऊपर नेगेटिव भी हैं। सीएलएसए ने बिकवाली की सलाह थी उसे बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 100 रुपये था, उसे बढ़ाकर 120 किया है, लेकिन अब भी जो मौजूदा प्राइस है जो कल की क्लोजिंग है वहाँ से नीचे के टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुनाफे पर जो दबाव है वो आने वाली तिमाहियों में भी जारी रह सकता है, जिस वजह से वो अब भी बिकवाली की सलाह मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरह से मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया। 90 रुपये टारगेट प्राइस था और उन्हीं लेवल्स के ऊपर ही उन्होंने अपने जो टारगेट प्राइस है उसे स्थिर रखा है। नमूरा ने इसी तरह से अपना जो टारगेट प्राइस है उसे 120 से बढ़ाकर 135 रुपये जरूर किया है, लेकिन जो बिकवाली की सलाह है वो नमूरा की ओर से भी बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बरकरार है। तो कुल मिलाकर 3 ब्रोकर्स की कॉल आई हैं और तीनों ही इसके ऊपर बेरिश हैं। इसके साथ साथ यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है मिड कैप्स के ऊपर। उनका मानना है कि जो मिड कैप और लार्ज कैप्स के बीच में जो रेशो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है और अब उनका मानना है कि ये सही समय है
कि मिड कैप्स में आप खरीदारी करें बनस्पत इसके कि लार्ज कैप्स में खरीदारी करें। तो जो मिड कैप में पिक बताए गए हैं उसमें MCX, PVR, वोल्टास, उसके अलावा इन्फो एज और डिश टीवी, ये कुछ 5 ऐसी कॉल्स हैं जिसमें उनका मानना है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छी गेंस देखने को मिल सकते हैं। आखिर में एंटी की एक रिपोर्ट आई है गेल के ऊपर। कल नंबर्स आए थे, नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे, हो सकता है एक निजी रिएक्शन नीचे की ओर आए, लेकिन एंटी का मानना है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए उतरना चाहें तो अब भी निवेश करने की राय है उनकी, और उनका मानना है कि 445 तक के जो टारगेट्स हैं वो गेल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका संदीप ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मारुति पर ही है। इनफैक्ट जब ये 4-5 हज़ार का हुआ करता था डिप, तब से हम एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं कि ऑन डिप्स खरीदिए, लेकिन इसने कोई बड़े डिप का मौका दिया नहीं है। और अब 8,000 से अगर 10,000 की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अब देखिए महज कुछ दिनों के अंदर ही सीरियस ने अपना 500 रुपये टारगेट सीधे बढ़ा दिया। अर्निंग्स के बाद 7600 और अब 8100। वॉल्यूम ग्रोथ तो खैर है ही है, और प्लस जो जीएसटी को लेकर मिस्टर आडिया को हम सुन रहे थे ना, ये चीज़ भी बहुत क्लियर है। और हमने एक एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी मिस्टर आरसी भार्गव से, उन्होंने भी कहा कि कंपनी तो अब बिल्कुल मॉडर्न हो चुकी है, हाइब्रिड गाड़ियों में तो हम बनाएंगे नहीं अगर हमको जीएसटी का स्ट्रक्चर ऐसा मिल गया तो। क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपने रिपोर्ट में नोट की हो, जिस फैक्टर पे CLSA बेट कर रहा है वो है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। वो मानते हैं कि इस सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ आएगी अब 18 में। और मारुति तो नई गाड़ियां लेके भी आ रहा है, अभी नई डिजायर भी ऑल टुगेदर लॉन्च की है, और नए लॉन्चेस की जो पाइपलाइन है वो भी काफ़ी यहाँ से ब्राइट ही है। मारुति पर एक्सपर्ट कॉमेंट लेंगे, इनफैक्ट ले ही लेते हैं। मयूरेश, क्या व्यू है आपका मारुति पर? दीपाली जी राइटफुली कहा आपने, मैं बुलिश था, बुलिश रहूंगा, और अगर ये मौका स्टॉक डिप्स देता है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। वॉल्यूम्स पे आई थिंक थोड़े कंस्टेंट आ सकते हैं FY18 तक, बट 19 में जैसे पाइपलाइन स्ट्रीमलाइन होगी मेरे ख्याल से आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। जैसे अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है कंपनी की विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, और जैसे नए मॉडल्स की आप बात कर रहे थे, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ किकर एंड अ ट्रिगर इन टर्म्स ऑफ बोथ द अर्निंग्स एंड द वॉल्यूम एस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इस स्टॉक पे मैं बुलिश था, हमेशा बुलिश रहूंगा। तो आई थिंक इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर मी एंड अ डिस्क्लेमर, वी होल्ड दिस स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो।